नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मुजफ्फरनगर पुलिस का एक आदेश आया है और उसके बाद कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं कि आम के ठेले पर आरिफ और नासिर को अपना नाम लिखना पड़ा है। पुलिस कुछ भी कहे, इस आदेश का अंजाम यही है कि आप फल खरीदने से पहले बेचने वाले का मजहब जान जाएं, फिर तय करें कि उससे खरीदना है या नहीं। एक तरह से आपको इशारा किया जा रहा है कि किसके ठेले से आम लेना है और नहीं लेना है। एक गरीब ठेले वाले को इसके लिए मजबूर कर प्रशासन ने अच्छा नहीं किया और इस फैसले को लागू करवाने वाली राजनीति ने भी अच्छा नहीं किया। क्या इस आदेश को आप उस राजनीति से अलग कर सकते हैं जो समय समय पर मुस्लिम दुकानदारों की पहचान और उनके बहिष्कार का ऐलान करती रहती है? अनेक खबरें इस सिलसिले में आपको मिल जाएंगी। हम आज के वीडियो की शुरुआत उस केस से करना चाहते हैं जो इसी मुजफ्फरनगर जिले से जुड़ा है। उस मोहम्मद यासीन से करना चाहते हैं जो इसी मुजफ्फरनगर जिले के जलालाबाद में सब्जी बेचा करते थे। मोहम्मद यासीन व्यवसाय करने की स्वतंत्रता के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए। यह घटना 1950 की है, उसी साल जिस साल संविधान लागू हुआ और उसी साल जब भारत का सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया। जलालाबाद मुजफ्फरनगर के यासीन अपने अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। मोहम्मद यासीन ने व्यवसाय करने की स्वतंत्रता के मामले में आजाद भारत का संभवतः पहला केस जीता। अपने लिए नहीं, सबके लिए। हम 2024 के मुजफ्फरनगर की बात तो करेंगे ही, लेकिन पहले 1950 के मुजफ्फरनगर की बात करेंगे। रोहित डे की किताब 2018 में प्रकाशित हुई पीपुल्स कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें एक किस्सा है। रोहित डे लिखते हैं कि यह संभवतः जीने के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट का पहला फैसला है। दिलचस्प बात है, यह मामला भी मुजफ्फरनगर जिले का है। इसका एक कस्बा है जलालाबाद। यहां की नगर पालिका ने सब्जी बेचने के लिए एक ही आदमी को लाइसेंस दे दिया, बाकी हर किसी के लिए सब्जी बेचना मना हो गया। मोहम्मद यासीन पढ़े लिखे नहीं थे, सब्जी बेचकर गुजारा करते थे। 8 लोगों के परिवार की सालाना कमाई 150 रुपए से कम थी। यासीन ने कोर्ट जाने का फैसला किया। 1950 में ही तो संविधान लागू हुआ था। यासीन ने संविधान के मौलिक अधिकार को अपना आधार बनाया। उनका कहना था कि एक ही इंसान को व्यापार करने का लाइसेंस देकर बाकी लोगों को व्यवसाय करने से रोकना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) के अंतर्गत मिले किसी भी पेशे को अपनाने या कोई भी व्यवसाय, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता के अधिकार को बाधित करता है। और यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। आज के मुजफ्फरनगर के पुलिस प्रशासन को यह फैसला पढ़ना चाहिए। इस फैसले को यूपी सरकार को भी पढ़ना चाहिए और आप लोगों को भी। ठेले पर सब्जी फल बेचने वाले हर दुकानदार को मोहम्मद यासीन का नाम मालूम होना चाहिए। मोहम्मद यासीन ने अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों के अधिकार का इस्तेमाल किया। अनुच्छेद 32 हर व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। अगर किसी को भी लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, उस पर हमला हो रहा है, तो वह राहत के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। किसी और अदालत में जाने की जरूरत नहीं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में इस बात को लेकर शिकायत दर्ज की है, लेकिन सभी को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। 27 फरवरी 1952 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम पतंजलि शास्त्री, जस्टिस मेहरचंद महाजन, जस्टिस BK मुखर्जी और जस्टिस N चंद्रशेखर अय्यर की बेंच ने इस केस को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला दिया। इस फैसले में कहा गया है कि किसी व्यवसाय को करने के लिए लाइसेंस फीस लगाना आयकर लगाने जैसा नहीं है। इस मामले में लाइसेंस फीस यासीन के मर्जी से व्यवसाय करने के उस अधिकार को छीन रही है जिसे संविधान का अनुच्छेद 19(1)(g) हर नागरिक को प्रदान करता है। हालांकि 1951 में जब संविधान में पहला संशोधन हुआ, तब इन स्वतंत्रताओं के साथ कुछ वाजिब अपवाद जोड़ दिए गए। फिर भी अदालत ने नगरपालिका के बनाए नियमों को उन वाजिब अपवादों के दायरे में नहीं माना
और अवैध घोषित कर दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा कि एक सार्वजनिक सड़क पर दुकान लगाने के लिए नगर पालिका को उससे लाइसेंस फीस वसूलने का अधिकार नहीं है। मोहम्मद यासीन ने यह मुकदमा अपने लिए नहीं बल्कि हर ठेला वाले, हर चाय वाले, हर दुकानदार के लिए जीता था। पहली बार कस्बे का एक आम आदमी संविधान के सहारे व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का मुकदमा इस देश में जीत जाता है। वो पढ़ा लिखा नहीं है, तब वकालत अंग्रेजी में हुआ करती थी, फिर भी वो अंग्रेजीदा वकीलों के पास जाता है और मुकदमा करता है। सुप्रीम कोर्ट जाने से हिचकता नहीं है। कितना विश्वास रहा होगा संविधान के सपनों और जजों के इंसाफ पर, इसकी कल्पना कीजिए। आज उसी मुजफ्फरनगर में 74 साल बाद किसी कासिफ को, किसी शाह आलम को, किसी आरिफ या नासिर को अपनी दुकान या ठेले पर नाम लिखना पड़ता है ताकि उसकी धर्म के आधार पर पहचान हो सके, बाजार में वो अलग पहचान के साथ खड़ा हो सके। यह भी नासिर और आसिफ के व्यवसाय की स्वतंत्रता के खिलाफ है जब उसे कहा जाता है कि मालिक या अपना नाम लिखे। लेकिन आज इनका साथ देने के लिए कोई नहीं, ना ही इनमें मोहम्मद यासीन की तरह साहस बचा है, क्योंकि इन्हें पता है कि प्रशासन के खिलाफ कोर्ट जाने का रास्ता उन्हें किस सुरंग में ले जाकर हमेशा के लिए बंद कर देगा। मुजफ्फरनगर पुलिस के आदेश को नहीं मानने का साहस आज किसी आसिफ में नहीं है, किसी यासीन में नहीं है, क्योंकि 1950 में बुलडोजर से किसी का घर नहीं गिराया जाता था। लेकिन 1950 के भारत का एक सब्जी विक्रेता यासीन सुप्रीम कोर्ट जाता है और आदेश लेकर आता है कि किसी सार्वजनिक सड़क पर दुकान लगाने के लिए नगर पालिका को उससे लाइसेंस फीस वसूलने का अधिकार नहीं है। रोहित डे ने अपनी इस किताब में और सेमिनार पत्रिका में इस प्रसंग के बारे में काफी विस्तार से लिखा है। वे बताते हैं कि यासीन और उसके जैसे अन्य दुकानदारों के लिए इस मुकदमे का कितना महत्व था। ये इस बात से समझिए कि यासीन ने अपने दलित दोस्त नानू को ढोल के साथ पहले ही बुला रखा था। नानू ने पूरे जलालाबाद में ढोल बजा बजा कर यह सूचना पहुंचाई कि जनता और कस्बे के बीच मुकदमा हुआ था, जनता जीत गई और कस्बा हार गया है। क्या शानदार समय रहा होगा कि मोहम्मद यासीन सभी ठेले वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा जीतकर वापस आता है। उसका दलित दोस्त ढोल बजाते हुए इसी मुजफ्फरनगर के जलालाबाद कस्बे में सबको बता रहा होता है कि जनता जीत गई है, कस्बा हार गया है, नगर पालिका हार गई है, हम केस जीत गए हैं। यासीन ने अपने लिए नहीं, सबके लिए यह मुकदमा जीता था और उसी मुजफ्फरनगर में यासीन अकेला है। उसके साथ कोई नहीं कि सामने आए और ठेले से उसका नाम हटा दे और कह दे कि यह संविधान के आदर्शों पर हमला है, व्यापार और कारोबार की स्वतंत्रता पर हमला है। अगर यह हमला यासीन पर होगा तो यह हमला गोपाल और सुरेश पर भी होगा। आज हम कहां खड़े हैं? क्या यह आदेश संविधान के आदर्शों और प्रावधानों के अनुसार है? क्या हिंदू दुकानदारों ने भी रॉकी जॉनी नाम हटाकर अपना असली नाम लिखा है? मुजफ्फरनगर पुलिस ने संविधान के किस प्रावधान के तहत, किस धारा के तहत यह आदेश निकाला है? किसी भी व्यापारिक प्रतिष्ठान, होटल, कंपनी से लेकर चाय के ठेले तक को अपने हिसाब से नाम रखने की आजादी है। क्या साबुन, तेल और कपड़े बनाने वालों से भी कहा जाएगा कि आप ब्रांड के साथ साथ अपने मालिक का नाम लिखें? क्या हम इस नफरती सोच को यहां तक ले आएंगे कि लोग हिंदू साबुन से नहाएंगे, मुस्लिम साबुन से नहीं नहाएंगे? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की यह टिप्पणी गौर करने लायक है। वे लिखते हैं कि जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फत्ते है, उसके नाम से क्या पता चलेगा? माननीय न्यायालय स्वतः संज्ञान ले और ऐसे प्रशासन के पीछे के शासन तक की मंशा की जांच करवाकर उचित दंडात्मक कार्रवाई करे। ऐसे आदेश सामाजिक अपराध हैं जो सौहार्द के शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं। राज्य सरकार के मंत्री कहते हैं कि उन्हीं दुकानदारों के लिए कहा गया है जो हिंदू देवी देवताओं के नाम पर दुकानें खोलते हैं। इससे कभी कभी विवाद हो जाता है, मगर क्या यह सफाई काफी है? उन्हें बताना चाहिए कि किस ठेले ने, किस पान वाले ने हिंदू देवी देवताओं के नाम का इस्तेमाल किया।
नासिर के ठेले को देखकर तो नहीं लगता, ना ही वकील साहब के टी स्टॉल को। हमने केवल ये कहा है कि कुछ मुस्लिम बंधु हिंदू देवी देवताओं के नाम से अपने दुकानें चलाते हैं। वो दुकानें अपनी चलाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर वो हिंदू देवी देवताओं के नाम से ना रखें, क्योंकि जो बाहर से आने वाले कावड़ी हैं वो उस पर आकर के बैठते हैं, चाय पीते हैं, भोजन करते हैं, तो उसमें फिर विवाद का कारण बनता है, उनको पता लगता है। हर कंपनी को अपने उत्पाद का नाम रखने की आजादी है। क्या आप विप्रो से कहेंगे कि विप्रो नहीं, मालिक के नाम पर कंपनी का नाम हो, प्रोडक्ट का नाम हो, सिप्ला का नाम मालिक के मजहब के नाम पर रखो? यह सब प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान की भी याद दिलाता है जब उन्होंने कपड़ों से पहचानने की बात की थी। हर दुकानदार को अपना नाम रखने की आजादी है। यह कहीं नहीं लिखा है कि दुकानदार मुसलमान है तो वह एक धर्म से जुड़े नाम नहीं रखेगा। साल भर व्रत और त्योहार चलता है, फल सब्जी के ठेले से लोग खरीद कर खाते रहते हैं, किसी की पवित्रता इससे भंग नहीं होती।